हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो सारे के सारे पीवाईक्यू को कवर करेगा, एनसीईआरटी को कवर कर रहा है और साथ ही साथ एससीईआरटी को कवर कर रहा है। एक एक क्वेश्चंस जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में रखा है वो मोर देन सफिशिएंट होगा, बस उसको 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत है। मैंने थ्योरी क्लास में सारा का सारा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा दिया है और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ई कॉमर्स का मतलब क्या है। तो गाइस यार 2015 के बाद जो हमारा ई कॉमर्स है वो काफी ज्यादा बूम पे चला है और अभी तो ई कॉमर्स का ही दिन है, वहीं चल रहा है, राइट। लेकिन 2015 से पहले भी जो विदेश थे, जो काफी डेवलप्ड कंट्री है, वहां ई कॉमर्स काफी पहले से चलते आ रहा है, राइट। लेकिन 2014 के बाद जब डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ भारत में, तब से यहाँ ई कॉमर्स छा गया है। ई कॉमर्स मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली और कॉमर्स मतलब व्यापार, ऐसा व्यापार जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ऐसा व्यापार जो ऑनलाइन हो, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स का एक्चुअल मतलब क्या है कि कोई भी आप जरूरत के सामान हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मंगवाते हैं, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। यहाँ जो सेंडर होता है, जो रिसीवर होता है, जो खरीदार होता है, कोई भी होता है, उसको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपने वेबसाइट से, ऐप से उसको सेलेक्ट करने की जरूरत है, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवाने की जरूरत है कि जिस टाइप के प्रोडक्ट आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट पे आपका नाम लिखा हो, तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जिसमें आप कहीं भी जाके सामान नहीं खरीदते हो, जो विक्रेता है वो खुद सामान आपको ऑनलाइन डिलीवर करवाता है। तो बोला जो ई कॉमर्स है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब हमने जान लिया, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं। क्योंकि यार हमने ई कॉमर्स, कॉमर्स हमें पता ही है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इस केस में इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। जो ई कॉमर्स है, आपको पता है कि आपको वहां फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप बस ऑर्डर करोगे, अगर आप चाहते हो तो पहले पेमेंट कर सकते हो, हालांकि पेमेंट भी आप बाद में कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है और सोए रहना है। आपको घोड़ा बेच के सो जाना है, प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे अपने आप पहुंचेगा, आपको कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो कौन उसका बेनिफिट नहीं है? फास्ट प्रोसेस। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। क्योंकि मानो अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो और जो कंपनी है वो दिल्ली की है, तो दिल्ली से आने में 4-5 दिन तो लगेगा, राइट। फिर भी उसको हम फास्ट ही बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? फास्ट प्रोसेस। ये तो इसका फायदा है। ऑलवेज ऑन, और ई कॉमर्स का फायदा ये है कि दिन हो, रात हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं, तो हमेशा ऑन रहता है। ये नहीं कि जो हमारे फिजिकल बिजनेस होते हैं, जो दिन में ऑन रहते हैं और शाम के टाइम बंद हो जाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए बाजार में कोई दुकान है जहां से आप टीवी खरीदते हैं, तो 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है, राइट। आप 12 बजे रात में जाएंगे तो दुकान थोड़ी खुली रहेगी, थोड़ी आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, अगर आप वेबसाइट पे जाके रात के 12 बजे भी ऑर्डर कर रहे हैं, फिर भी हमेशा वो ऑन रहता है, तो ये भी हमारा सही है। इनकन्वीनियंस मतलब क्या जो प्रोडक्ट है आपको अच्छे से नहीं पहुंचेगी, क्या आपको परेशानी देगी। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। क्या जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आपको असुविधा देती है? नहीं, ये तो सुविधा देती है। ये क्या देती है? सुविधा। तो इनकन्वीनियंस इस केस में इसका आंसर होगा। देखो जो ई कॉमर्स है, आपने अपने लाइफ में इसको काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, तो वही एक्सपीरियंस टोटल ई कॉमर्स है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत है, बाकी सारा चीज आपको पता है, बस अच्छे से इसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स।
तो यार मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि ई कॉमर्स क्या होता है, किसी भी सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, ऑनलाइन टिकट लेना, ऑनलाइन कोई शो बुक करना, ऑनलाइन कुछ भी करना है, राइट। बाइंग ग्रोसरीज एट अ सुपरमार्केट, अगर सुपरमार्केट में हम ग्रोसरीज बाई कर रहे हैं तो क्या वह ई कॉमर्स है? वहां तो हम जाके बाई कर रहे हैं, फिजिकली नहीं है। ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, अगर मैं रेस्टोरेंट में गया हूं, वहां फूड को ऑर्डर कर रहा हूं, तो क्या वह ई कॉमर्स हो जाएगा? नहीं, वो तो ऑफलाइन में जा रहा हूं ना। बुकिंग अ होटल रूम ऑनलाइन, अगर किसी होटल का रूम मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूं तो क्या वह ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, और कोई भी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली अगर इन्वॉल्व हो रहा है ई कॉमर्स में तो किसका हो जाएगा? वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है उसका एडवांटेज कौन नहीं है? कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन, जो ई कॉमर्स होता है उसमें आप पैसे को बचा सकते हो और प्राइस रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल। लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, क्या जो कस्टमर्स हैं उनके जो नीड्स है उनका लेट रिस्पॉन्स, अगर बहुत देर के बाद आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या उसका एडवांटेज है? नहीं, ये तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। वाइडर चॉइस, जो ई कॉमर्स है उसमें काफी सारा चॉइस है। जैसे मान लो कि अगर मुझे, जैसे मान लो कोई फोन खरीदना है, फोन, तो अगर आप जाओगे ऑफलाइन ऑफलाइन किसी शॉप में जाओगे तो आप देखोगे कि काफी सारा फोन तो उस दुकान में है ही नहीं, राइट। जितने भी लेटेस्ट फोन है अभी आने में उनको टाइम है, लेकिन ऑनलाइन क्या है, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो मार्केट में भी आया भी नहीं है उसको भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो वाइडर चॉइस मतलब ज्यादा चॉइस है, ये तो फायदा हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहे कौन फायदा नहीं है भाई, कौन एडवांटेज नहीं है? तो लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर हमारा एडवांटेज नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेसिंग स्कीम यूज्ड बाय द www ब्राउजर टू लोकेट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, जो www है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वह किस एड्रेसिंग स्कीम को यूज करता है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे लोकेट करने के लिए? क्या HTTP को कर देगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कर देगा? ये तो ब्राउजिंग के लिए होता है, वेब ब्राउजिंग। जब वेब को हम ब्राउज करते हैं, चीजें उस पर ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग, ये होता है उसके लिए। क्या TCP कर देगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो नेटवर्किंग में मैंने आपको बहुत विधि तरीका से पढ़ा दिया था TCP के बारे में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो एक 3 वे हैंडशेक पे काम करता है, जो एक रिलायबल कनेक्शन बनाता है, ये उसका एड्रेसिंग मोड नहीं है, इसको काटो। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यस, इसके नाम में ही छुपा है रिसोर्स को लोकेट करने वाला, यही है जो एड्रेस को लोकेट करता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? नेक्स्ट, व्हाट इज B2B ई कॉमर्स? B2B, तो गाइस यार मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बता दिया था। जो ई कॉमर्स है वो काफी ज्यादा टाइप के होता है, जैसे B2B, C2C, B2C, C2B, काफी सारे इसके टाइप्स हैं। तो एक एक टाइप्स और उसका फुल फॉर्म और उसका एग्जाम्पल मैंने स्लाइड में अटैच कर दिया है, ताकि आपको उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लिपकार्ट किस टाइप के ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, अलीबाबा किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ईबे किसका एग्जाम्पल है, OLX किसका एग्जाम्पल है, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बारे में जानते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, सही बात है। बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ B2B है, और ये क्या है B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये है C2C। इसके नेम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, राइट। तो B2B क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस तब दूसरे बिजनेस के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेट करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर काम करता है, उसको बोलते हैं B2B। अब एक एक टाइप के जो ई कॉमर्स है उनके बारे में देखते हैं। देखो हमारे पास काफी सारे टाइप के ई कॉमर्स है, राइट। अभी सुबह में वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या होता है कि इतना इधर से शीतल हवा आता है, और अगर मैं
रूम का जो विंडो उसको बंद कर दूंगा तो फिर आवाज इको करने लगता है, राइट। और इतना नहीं ठंडा आता है कि सर्दी ऊपर जाता है वीडियो बनाते बनाते। अच्छा, अब देखो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस, बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जी टू बी। ऐसे ही एक काफी सारे टाइप्स हैं, उनका फुल फॉर्म डायरेक्ट ध्यान रखना है और उनका एग्जाम्पल तो याद रखना ही रखना है। जैसे बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन एक बिजनेस है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को डिलीवर करता है। जैसे मानो मैं कुछ अगर पेन टेबलेट ऑर्डर कर रहा हूँ, पेन टेबलेट अमेजॉन से, तो वो बिजनेस हो गया, वो मुझे ऑर्डर करेगा, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं डायरेक्ट उसको कंज्यूम करूंगा इस रिसोर्स को। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे मान लो कि अगर मुझे अपना पुराना स्कूटर बेचना है, पुराना स्कूटी मुझे सेल करना है, तो मैं किसको सेल करूंगा? कंज्यूमर को। तो क्या हो जाएगा? OLX पे, जो OLX है उसका एग्जांपल है कंज्यूमर, से कंज्यूमर को हम सेल करते हैं। वैसे ही एक ही चीज आपको यहां से पढ़ लेना है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स? बी टू बी हमने पढ़ा है, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस, हमने सब पढ़ा है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो सारे के सारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्लिपकार्ट किसका एग्जाम्पल है? मैंने अब अभी आपको बताया था। फ्लिपकार्ट क्या है? एक बिजनेस है और एक कंज्यूमर को डिलीवर करता है, तो बी टू सी हो जाएगा। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे OLX हो गया, ईबे हो गया। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अलीबाबा हो गए, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये सी। नेक्स्ट, व्हाट इज पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे क्या है सर? पेमेंट गेटवे क्या है? ये वेबसाइट वेयर कस्टमर्स कैन मेक पेमेंट, ऐसा वेबसाइट जहां कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं, उसको पेमेंट गेटवे बोल देंगे। क्या उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं? नहीं। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट प्रोसेसेस पेमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो पेमेंट को प्रोसेस करता है, बिल्कुल उसी को बोलेंगे, राइट। एक ऐसा वेबसाइट जो वहाँ कस्टमर पेमेंट करते हैं, वो तो पूरा पूरा एक सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन पेमेंट गेटवे क्या हुआ सर? पेमेंट गेटवे मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन का पार्ट, एक ऐसा एप्लीकेशन जो पेमेंट का प्रोसेसिंग करता है, जिसका काम ही है पेमेंट को प्रोसेस करना। ए फिजिकल लोकेशन में पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड, ये तो दुकान हो गया, इसको भगा। COD इन ई कॉमर्स मीन्स, COD जैसे आप अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, तो मैक्सिमम लोग COD प्रीफर करते हैं, राइट। क्योंकि ऑनलाइन लोगों को अभी उतना ट्रस्ट नहीं है, कि लोगों को लगता है कि यार पैसे पेमेंट कर देंगे, कहीं सामान नहीं पहुंचा तो, कहीं डिले हो गया तो, कहीं हमारा पैसा लेके हमें चक्कर कटाने लगा तो COD जो है काफी बेस्ट ऑप्शन है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। जब प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जब प्रोडक्ट आपको डिलीवर की जाएगी, उस समय आपको पेमेंट करना है, राइट। तो कैश ऑन डिमांड हो जाएगा इसका, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल, कार्ड ऑन डिलीवरी नहीं। क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। और गाइस यार, अभी भी अगर आप हमारा कोर्स लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स दे रहा हूँ। मेरे कोर्स से पढ़ने के बाद आपको एक सिंगल क्वेश्चन कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे टॉप प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूँ। मैंने थ्योरी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, वीडियो सोल्यूशन PYQs का है, 15 फुल मॉक टेस्ट है, 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट है। इसके अलावा जीके जीएस का मैं नोट्स और वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इससे लेकर पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस पैकेज में सब चीज है, या फिर इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, जिसको भी चाहें, लेकिन इसको लेने पे सब चीज अवेलेबल है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ऐप या फिर वेबसाइट से इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शॉपिंग कार्ट? तो जैसे आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ऑनलाइन चीजों को डिलीवर करता है, वहां आपने एक ई कार्ट का ऑप्शन देखा होगा, ई कार्ट, ई कार्ट या फिर सिर्फ कार्ट। उसमें क्या होता है कि जो सामान हमें खरीदना है, हम पहले सारे सामान को एक साथ इकट्ठा करते हैं, ई कार्ट में ऐड कर लेते हैं कि हमें इतने सामान चाहिए। ताकि, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जैसे मानो हमें कुछ पसंद आया, कोई सामान पसंद आया, तो अगर उसको हम ई कार्ट में नहीं ऐड करेंगे, तो कुछ समय बाद उस सामान को फिर हमें खोजना मुश्किल हो जाएगा। अगर उस सामान को हम खोज रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा वो सामान कौन था, वो सामान क्या था, कहाँ गया।
किस नाम से था। तो अगर ई कार्ट में हम ऐड कर लेंगे तो हमेशा हमारे पास वो रहेगा, और इससे जो कंपनी वाले होते हैं उनको फायदा होता है, वो बार बार हमें रिमाइंडर भेजते रहते हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट ई कार्ट में ऐड कर लिया और उसको हम परचेज नहीं किए हैं तो बार बार रिमाइंडर आएगा कि भाई परचेज कर लो, तुमने ई कार्ट में कुछ रख के भूल गया है, ऐसा। तो ये क्या क्या होता है, फिजिकल कार्ट यूज फॉर शॉपिंग इन ए स्टोर। जो जब ई कार्ट है, ई कार्ट और शॉपिंग कार्ट है तो क्या वो फिजिकल है? नहीं। ए वर्चुअल कार्ड यूज फॉर शॉपिंग ऑनलाइन। ए लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑनलाइन रिटेलर्स। नहीं। ये क्या होता है, वर्चुअल कार्ड जिसके हेल्प से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए चार्ज बैक? चार्ज बैक क्या है? ए रिफंड इशूड बाय द सेलर। जो रिफंड होता है, जो विक्रेता होता है वो करता है, इसको बोलते हैं रिफंड। अगर जो विक्रेता है वह आपको चीजें रिफंड करे, से मानो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आपको पसंद नहीं आया, राइट, आप चाहते हो कि मेरा पैसा वापस कर दे, तो जो पैसा वापस करेगा वो कौन करेगा? सेलर, और उसको क्या बोलते हैं? रिफंड। जो सेलर पैसा वापस करेगा उसको बोलते हैं रिफंड। ए डिस्प्यूट इनिशिएटेड बाय द बायर विद देयर बैंक। यस, अगर कोई भी विवाद जो खरीदार है उसके बैंक के साथ होता है, जैसे मान लो मैं कोई सामान करता हूं और मैंने रिफंड मंगाया है और वो पैसा मेरे खाता में नहीं आया है, तो मैं बैंक के साथ जो बहस करूंगा, जो डिस्प्यूट करूंगा, जो विवाद करूंगा कि मेरे पैसे नहीं आए हैं, उसको लाओ, तो क्या हो जाएगा? बैंक के साथ अगर मैं कर रहा हूं तो उसको बोलता हूं चार्ज बैक। इसको ध्यान रखने की जरूरत है सीधे। ए फी चार्ज बाय द पेमेंट प्रोसेसर। जो पेमेंट प्रोसेसर होता है, जो पेमेंट को प्रोसेस करता है, वो एक छोटे से अमाउंट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन फीस। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन फीस। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ईडीआई स्टैंड्स फॉर। जो ईडीआई होता है, ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट इंटरनेट, नहीं। इनहांस डिजिटल इनपुट, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज करता है थ्रू आउट द बिजनेसेस। अलग अलग टाइप के जो बिजनेस होते हैं उनमें डेटा कैसे शेयर होगा, कैसे जाएगा, कैसे डेटा का फ्लो होगा, उसको कंट्रोल करता है ईडीआई। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है बिजनेस डॉक्यूमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, जो मैंने आपको बताया था। इट इनेबल्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, मानव का कोई भी दखलंदाजी नहीं होता। इसके अलावा जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं इनको याद रखना है। एनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, X12 और ईडी फैक्ट। कॉमन एरिया जो डॉक्यूमेंट हैं, जो परचेज ऑर्डर, इनवाइसेस, शिपिंग नोटिस। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन अगर सेल कर रही है तो क्या क्या हमें देगी, जैसे रिसिप्ट देगी, परचेज का ऑर्डर देगी, इनवाइस देगी, ये सारे ईडीआई के अंतर्गत आते हैं। ईडीआई रिड्यूसेस पेपर वर्क। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, तो पेपर वर्क रिड्यूस करता है गलती को, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो गलती की संभावना कम होना चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम को और एफिशिएंसी को बढ़ाता। Which of the following dimension is not present in pure electronic commerce? अगर कोई भी अगर कोई भी प्योर मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है तो उसमें कौन सी चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? डिजिटल प्रोडक्ट। अगर प्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है तो डिजिटल तो होनी चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट होने चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। डिजिटल एजेंट, डिजिटल प्रोसेस। डिजिटल प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल। जब डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए तो क्या डिजिटल एजेंट होना चाहिए? एजेंट भी तो डिजिटल ही रहेंगे, राइट। जब सारा चीज डिजिटल है तो एजेंट भी क्या रहेगा? डिजिटल। तो सारे रह रहे हैं, कौन सा नहीं रहना चाहिए? नन ऑफ दिस। मतलब सारे के सारे डिजिटल से रिलेटेड हैं तो सारे के सारे रहने चाहिए एक्सेप्ट नन ऑफ दिस के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी while conducting e-commerce? ई कॉमर्स करते समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग हम कर सकते हैं? ईमेल का,
अगर ईमेल हम कर देंगे तो क्या सिक्योर हो जाएगा? अगर फाइल हम भेजेंगे तो क्या सिक्योर हो जाएगा? डिजिटल सिग्नेचर हम भेजेंगे तो क्या सिक्योर हो जाएगा? बिल्कुल। देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि जो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि जिस यूजर के बारे में बात की जा रही है क्या वही यूजर है, क्या वही उसका यूजर आईडी और पासवर्ड है। ये होता है डिजिटल सिग्नेचर जो आपके ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है, राइट। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है, जैसे साइनिंग इन ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म यूजिंग अ डीएससी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें जो आप डॉक्यूमेंट यूज करते हो वो आपके डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल है, राइट। और भी काफी सारे केसेस में डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आपके आधार कार्ड एज ए डिजिटल सिग्नेचर यूज हो सकता है जो आपको वेरीफाई करता है कि आप ही हो, राइट। नेक्स्ट, डैश इज एन essentially a business process that connects manufacturers, retailers, customers and suppliers in the form of chain to develop and deliver product। बोला कौन एक ऐसा तरीका है, कौन, जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सामान को बनाते हैं, जो रिटेलर्स हैं जो सामान को बेचते हैं कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स हैं जो एक्चुअल में सामान को यूज करते हैं, और जो सप्लायर्स हैं जो मार्केट में चीजों को सप्लाई करते हैं, उनका एक चेन बनता है। क्या उसको ई कॉमर्स बोलते हैं? तो ई कॉमर्स के बारे में मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनिकली हमारा बिजनेस होता है उसको बोलते हैं। ये तो नहीं होगा क्या ईडीआई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज? तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि ईडीए क्या है, जो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन कराता है। जो बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने में हेल्प करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये तो इन सारी चीजों को नहीं कर रहा है, ये ईडीए का काम नहीं है। एससीएम, एससीएम क्या, जो एससीएम होता है वो करता है, मतलब ऐसे मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन जो होता है वो करता है, यस। सप्लाई चेन क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इनके बीच में चीजें करता है, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स एंड इंटरेक्शंस टू इंडिविजुअल कस्टमर्स आर पार्ट ऑफ। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमाइज्ड हो, मतलब कस्टमर जैसा चाहे वैसा उसको बनाया जाए। और सर्विसेज फॉर कस्टमर्स एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये किसके पार्ट है? क्या रिटेलर्स के पार्ट है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पार्ट है? कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है, ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आउट। रिटेलर्स मैनेजमेंट, जो रिटेलर मैनेजमेंट है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर के लिए क्या करता है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी नहीं। वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कस्टमर से रिलेटेड जितने इशू हैं, जिसको हम सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वही करता है। कौन? सीआरएम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ एससीएम। सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है उसका पार्टी कौन नहीं है? जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका पार्टी कौन नहीं है? सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर है? अभी हमने क्वेश्चन में इधर देखा है कहीं, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर्स है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, किसका? एससीएम का। अच्छा, उसमें कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं है। कौन सा इसका पार्टी नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर इसका पार्टी नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ एससीएम, जो 18 है उसका पार्टी कौन नहीं है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, ठीक है। इट फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी, टाइमली डिलीवरी, ठीक है। मेन पार्टी कौन है? सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कस्टमर है। डिस्ट्रीब्यूटर तो है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर भी होना चाहिए, काटो इसको। कौन नहीं है? तो नॉन ऑफ दिस यहाँ नहीं है। देखो क्योंकि जो इसका मेन पार्टी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, मैंने गलती से बोल दिया है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब सप्लायर से लेके एक्चुअल कस्टमर तक चीजें हमें पहुंचानी है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहिए जो चीजें को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सप्लायर
जो सप्लाई कर रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को, और फिर रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा और कस्टमर इसको एक्चुअल में यूज करेगा। तो कौन सा पार्ट नहीं है? नन ऑफ दिस। ये सारे सारे हमें पार्ट दिख रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, क्या है? फ्लिपकार्ट बिजनेस है जो कंज्यूमर को देता है, मतलब B2C। B2C, B2B के बारे में हमने बता दिया है, P2P, पीयर टू पीयर, इसके बारे में भी हमने स्लाइड में देखा है। फिर भी यहाँ है पीयर टू पीयर, जैसे OLX, eBay। पीयर टू पीयर को हम C2C बोलते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, और सबका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। कस्टमर्स पे अ फिक्स अमाउंट, commonly month to month or quarterly or annually to get few types of services referred as e-commerce business model। देखो, जैसे आप नेटफ्लिक्स आप यूज करते ही होंगे। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे क्या होता है, जितने भी सीरीज आते हैं, जितने भी मूवी को आप देख सकते हो। कैसे? जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। आप उसका सब्सक्रिप्शन मंथली भी ले सकते हैं कि 299 रुपया का एक मंथ, या फिर आप उसको क्वार्टरली ले सकते हैं और ईयरली ले सकते हैं। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। लाइसेंसिंग क्या होता है? जिसका लाइसेंस खुद लेना किसी प्रोडक्ट का, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आप एक तरह से रेंट ले रहे हैं, पैसे उसको दे रहे हैं, तो एक महीने के लिए आपका हो जाएगा। ट्रांजेक्शन, कोई भी ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, कोई भी ऑनलाइन हम चीजें करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन। Which products people most likely to be more comfortable buying on the internet? More uncomfortable, बोल रहा है कि इंटरनेट पे कौन सी चीजें हैं जिसको खरीदने में लोगों को मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि यार धोखा हो जाएगा। किताब खरीदते समय, किताब तो ऑनलाइन ही खरीदा जा रहा है, या मूवीज ऑनलाइन देखते समय, मूवीज खरीदते समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्नीचर खरीदते समय हमें दिक्कत है, क्योंकि यार हमें नहीं पता कि किस टाइप के फर्नीचर वो लोग देंगे। पिक्चर में दिखाते हैं काफी अच्छा, लेकिन जैसे वो प्रोडक्ट आता है घर पे, उसकी बैंड बज जाती है। तो फर्नीचर कोई भी ऑनलाइन खरीदते से डरता है, राइट। द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल बिजनेस नीड्स इज, जितने भी बिजनेस हैं उनका सॉल्यूशन क्या है? क्या EDI है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज नहीं, इसका काम तो अलग है, मैंने बताया था। क्या SCM है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका भी काम अलग है, मैंने बताया था। ERP ऐसा है जो सारे बिजनेसेस की सॉल्यूशन है। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो एंटरप्राइज मतलब जो कंपनी है, उनके रिसोर्स को कैसे प्लान करना है, उसके बारे में बताता है। ERP एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो फाइनेंस, HR, सेल्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन जैसे सभी बिजनेस को नीड को कवर करती है। इसको सीधे तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। विच पेमेंट गेटवे इज इंडियन? पेपाल कहाँ का है? बाहरी है। स्ट्राइप, रेजर पे है। रेजर पे मुझे इंडियन यहाँ दिख रहा है, बाकी जो है वो इंडिया की नहीं है। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे हैं, इनके बारे में देख लो। आप बहुतों का तो नाम भी नहीं सुने होंगे। इसको देखते हैं। पेटीएम इंडिया का है, रेजर पे इंडिया का, फोन पे इंडिया का, CC एवेन्यू इंडिया का, इंस्टामोजो इंडिया का, बिल डेस्क, पे यू नीदरलैंड का, स्ट्राइप USA का, पेपाल USA का, स्क्वायर USA का, फिर वर्ल्ड पे, अलीपे और विचेट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे हैं और इनकी लोकेशन हमने दे दिया है, इसको ध्यान रखना है। OTP क्या होता है सर? OTP होता है वन टाइम पासवर्ड। कहाँ है वन टाइम पासवर्ड? ये होता है। ये क्या होता है? ये चीजों को वेरीफाई करता है कि आप ही हैं, आप ही है ना जो अभी ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है, आप ही है ना जो अभी लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज से होता है। इसका फुल क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। एक बार में इसको यूज करना है, 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है कॉमनली। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं? नेट बैंकिंग को क्या हम वॉलेट बैंकिंग बोल देंगे? ये नेट बैंकिंग कहाँ से आ जाएगा? जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग उसको नहीं बोलते हैं। यूपीआई कौन रेगुलेट करता है? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको कौन नियंत्रित करता है? RBI करता है, सेबी करता है,
NPCI करता है, इसको करता है NPCI। अब इसके बारे में देखो, जो UPI है हमने इसके बारे में सारे के सारे की पॉइंट्स लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ध्यान रखना है, और NPCI इसको कंट्रोल करता है। जो बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर करता है तुरंत, जो 24/7 सपोर्ट करता है, जो पर्सन टू पर्सन काम करता है, एंड मर्चेंट टू मर्चेंट भी काम करता है, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करता है, और कुछ इसके एग्जांपल हैं, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक ही चीज मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इन ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट मीन्स, ई कॉमर्स में कन्वर्जन रेट क्या होता है? करेंसी चेंज नहीं, विजिट टू सेल रेशियो यस। जैसे देखेंगे, इस मान लो कोई प्रोडक्ट है, इसका कन्वर्जन रेट क्या होगा कि जैसे मान लो 1000 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया, इस प्रोडक्ट को देखा, और उसमें से मात्र 23 लोगों ने परचेज किया, राइट। तो विजिट टू सेल रेशियो इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट, इसको ध्यान रखना है। ईमेल कन्वर्जन नहीं होता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि कितना लोगों ने विजिट किया और कितने लोगों ने परचेज करा। ई कॉमर्स का क्या मेन मकसद है कि जितने ज्यादा लोग परचेज करेंगे उतना फायदा होगा। विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। अगर देश से बाहर आप व्यापार करें तो क्या बोलते हैं, इसको रिचनेस बोल देंगे, इंटरेक्टिविटी बोल देंगे, ग्लोबल रिच बोल देंगे। जब आप देश से बाहर सप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं ग्लोबल रिच। विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। जो बायर्स खरीदार हैं और जो सेलर्स हैं जो बिक्री कर रहे हैं, अगर उनको एक साथ लाएंगे तो क्या बोल देंगे? क्या उनको हॉरिजॉन्टल बोल देंगे, क्या उनको इंटीग्रेटेड बोल देंगे, क्या उनको वर्टिकल बोल देंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। जब सेम इंडस्ट्री से हम ला रहे हैं तो जब सेम इंडस्ट्री से लाते हैं सेम इंडस्ट्री से तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। सेम इंडस्ट्री से लाते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्टिकल। सेम इंडस्ट्री से बोलते हैं वर्टिकल मार्केट प्लेस, और डिफरेंट इंडस्ट्री से क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। तो यहाँ क्या बोला है? सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री से क्या होता है? वर्टिकल, तो वर्टिकल हो जाएगा। और डिफरेंट इंडस्ट्री से हॉरिजॉन्टल, इसको भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल वैलेट। डिजिटल वैलेट कौन है? फोन पे है, एयरटेल तो सिम है, IRCTC एक क्या है? एक केटरिंग है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC जो एक ऐप है जिसके हेल्प से हम ट्रेन को टिकट को बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं, राइट। फोन पे क्या होता है? एक डिजिटल वैलेट है। एयरटेल क्या है? एक सिम है, एक कंपनी है। लेकिन एयरटेल अगर पेमेंट बैंक रहता तो हमारा ये डिजिटल वैलेट हो सकता था, लेकिन फोन पे इस केस में हमारा आंसर है। What is the name given to an interactive business providing a centralized marketplace where many buyers and suppliers can come together for e-commerce or commerce related activity? बोला ई कॉमर्स या वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के लिए कई खरीदारों और आप, इसका हिंदी समझना बहुत मुश्किल है। बोल रहा है कि अलग अलग मार्केट से जो बायर्स आते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, अगर एक साथ आ रहे हैं किसी ई कॉमर्स में किसी जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको डायरेक्ट मार्केट प्लेस बोल देंगे? B2B बिजनेस टू बिजनेस उसको नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां सारे बायर्स और सेलर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, और उसको ई कॉमर्स के हेल्प से, ऑनलाइन के हेल्प से चीजें इंटरेक्ट करता है। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन इनकॉर्पोरेट्स, जो डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शंस होती हैं वो कैसे होती है? डिजिटल लाइब्रेरी मतलब सारे काम जो डिजिटली हो, लाइब्रेरी मतलब जहां बहुत सारी चीजें हो। क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, बहुत सारी चीजों को हम क्रिएट कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगा, बिल्कुल। स्टोरेज और मैनेज कर रहे हैं, हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब चीजों को हाइड कर रहे हैं, जो अनवांटेड चीजें उसको हाइड कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, ये सारे सारे डिजिटल फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो मोर देन वन। A business provides some services to a client business and the client business provides services to its customer is an example of। देखो क्या बोल रहा है, a business
ए बिजनेस प्रोवाइड सम सर्विस टू क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ए बिजनेस प्रोवाइड सम सर्विसेज टू अ क्लाइंट बिजनेस, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट बिजनेस को, मतलब बी टू बी एंड द क्लाइंट बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर, और जो क्लाइंट बिजनेस है ए प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, टू सी, बी टू सी, बी टू सी, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू बी बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन में लिखा है, सिंपली उसको लिख देना है। विच टाइप ऑफ एड appears ऑन वेब पेज, किस टाइप की जो एड है वो वेब पेज पे आती है। पॉप अंडर एड, पॉपअप एड वेब पेज पे आता है कौन, बैनर एड। पॉपअप एड क्या होता है, पॉप अंडर, पॉपअप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पॉप अप मतलब जो ऐसे पॉपअप करके आता है वेबसाइट जैसे आप ओपन करते होंगे वैसे। जो बैनर ऐड होता है वो डिस्प्ले करता है वेब पेज पे, टॉप पे, साइड पे या फिर बॉटम पे। लेकिन जो पॉप अंडर होता है ओपन बिहाइंड द ब्राउजर विंडो नॉट ऑन द वेब पेज। जो पॉप ऑफ होता है ओपन इन द सेपरेट विंडो नॉट ऑन द पार्ट ऑफ वेब पेज। क्या समझे कि जैसे आप वेबसाइट, जैसे मान लो आप रोजगार लोसियस ऐप को ओपन कर रहे हो या फिर आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, जैसे आप ओपन करते हो एक ऐड आपको पॉपअप होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो दूसरे विंडो पे लेके जाएगा, उसको बोलते हैं पॉपअप, राइट। नेक्स्ट, What type of ad appears on the top of web page? टॉप ऑफ वेब पेज पे कौन सा होता है, वही होता है सिंपल सेम बैनर एड। और पॉप अंडर क्या है, पॉपअप क्या है, इसके बारे में हमने बता दिया है, आप इसको पढ़ना है सिंपली। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एड appears अंडर अ वेब पेज, वेब पेज के नीचे किस टाइप, पॉप अंडर, देखो अंडर लिखा है, अंडर, अंडर मतलब नीचे, कौन सा एड दिखाई देता है। अंडर मतलब पॉप अंडर, ऊपर मतलब पॉप ऑफ, बैनर एड मतलब सब जगह दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट बेस्ड कंपनी दैट मेक्स इट इजी फॉर वन पर्सन टू पे अनदर ओवर द इंटरनेट। किसके हेल्प से सारी चीजें हो रही है, क्या इलेक्ट्रॉनिक चेक के हेल्प से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटेशन एंड पेमेंट के हेल्प से हो रही है, फाइनेंशियल साइबर मीडियरी की हेल्प से हो रही है, किसके हेल्प से हो रही है। बोला कौन सी एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जो व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना आसान बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटेशन, ये बिल को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है कितनी बिल हो रही हैं, पेमेंट करवाता नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल साइबर मीडियरी है ये पेमेंट करवाता है, इसको याद करना है। इफ इट इज इजी फॉर कंपटीटर्स टू एंटर द मार्केट द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज कंसिडर्ड। अगर काफी आसान रहेगा मार्केट में घुसना, यदि प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान है तो नए प्रवेशकों का खतरा माना जाएगा। अगर काफी आसानी से लोग मार्केट में एंटर कर पा रहे हैं तो मार्केट में जो खतरा है बढ़ जाएगा, क्योंकि आसान है आना लेकिन आसान टिकना नहीं है। मार्केट में आना आसान है लेकिन मार्केट में टिके रहना मुश्किल है, तो जो टिकना है वो क्या हो जाता है, हाई। नेक्स्ट, what is the process in which a buyer posts its interest in buying a certain quantity of items and seller compete for the business by submitting successively lower bids until there is only one seller left। इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, हिंदी में समझते हैं। वह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें खरीदार किसी निश्चित मात्रा में वस्तुएं खरीदने में अपनी रुचि पोस्ट करता है। खरीदार, जैसे मानो कोई खरीदार है, खरीदार, खरीदार, खरीदार जो बोला कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करूंगा और विक्रेता क्रमशः कम बोली लगाकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरीदार एक है और विक्रेता, जैसे मान लो विक्रेता 1, विक्रेता 2, विक्रेता 3, विक्रेता 4। सामान खरीदने वाला एक है और बेचने वाला बहुत सारे हैं। तो एक सामान का जैसे मान दाम है 500, सामान का दाम है 500, ये बोला मैं 500 में दूंगा, ये बोल रहा है मैं 300 में दे दूंगा, ये बोला मैं 400 में दूंगा, ये बोला मैं 450 में दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे कि खरीदार कम है लेकिन बेचने वाला ज्यादा है। जब बेचने वाला ज्यादा है तो प्राइस घटेगा, अगर बेचने वाले कम है और खरीदार ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा।
इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको B2B मार्केट प्लेस बोल देंगे, ऑक्शन बोल देंगे, रिवर्स ऑक्शन बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? देखो, अगर जो बिक्री करने वाले हैं एक कम रहते तो बोली लगती, तब लगती है बोली, मतलब ऑक्शन। अगर बिक्री करने वाले कम है तो बोली लगेगी, क्योंकि उस समय खरीदार ज्यादा है, खरीदार ज्यादा है तो बोली लगेगी कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट देगा उसी को सामान मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो बेचने वाले हैं वो ज्यादा है, खरीदार कम है, तो अब जो बेचने वाले हैं उनको अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, जब प्राइस घटेगा तो ही खरीदार खरीदेगा। तो अगर अगर जो बेचने वाले हैं वो कम रहते और खरीदार ज्यादा रहता तो होता ऑक्शन, लेकिन बेचने वाले ही ज्यादा हैं तो उससे होता है रिवर्स एक्शन। ऑक्शन मतलब बोली, रिवर्स एक्शन मतलब उल्टा उसका, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन CIA? CIA एक ट्रेड है, TRIAD एक ट्रायड है। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में चलो जानते हैं। जो ए होता है वो होता है अवेलेबिलिटी, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से इंटीग्रिटी और ए से अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है। अभी पूछा है ए के बारे में, डायरेक्ट पूछ देगा आई के बारे में क्या होता है, सी क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर डेटा इज एक्सेस बाय ऑथराइज्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, चीजों को प्राइवेट ही रखना। इंटीग्रिटी मतलब डेटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। अवेलेबिलिटी मतलब हमेशा अवेलेबल हो। अच्छा, व्हाट इज द लीगल प्रोटेक्शन अफोर्डेड to an expression of an idea such as a song, video games or some type of proprietary document? जैसे मान लो कि मैंने अपना PDF लॉन्च किया अपने ऐप पे, आप क्या करो, इस PDF को डाउनलोड करके अगर मार्केट में सेल कर रहे हो तो किस तरीके से मैं प्रोटेक्ट करूंगा, कैसे करूंगा? मैं इसको करूंगा कैसे, मैं मानूंगा उस पर अपना कॉपीराइट, इसको परचेज कर लूंगा कि ये प्रोडक्ट मेरा है। अगर आप पकड़ा गए इसको सेल करते हुए तो मैं मारूंगा आप पे कॉपीराइट और आपको 2 लाख रुपया तक मुझे पे करना पड़ जाएगा, भले आप उसे एक सिंगल रुपया ही नहीं कमाए हो। अगर आप दूसरे किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसने अगर कॉपीराइट मार दिया, लीगल एक्शन आपके आगे इसलिए लिया, तो जो इसका एक्ट है आपको 2 लाख रुपया पे करना पड़ जाएगा, राइट। इसलिए किसी का भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं करना है, किसी का प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन करना है, अलग अलग नया नया चीजें जोड़ना है, अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेना है, फिर अपना बनाना है। जैसे जो मेरा PDF है, जो मैंने अपना ई बुक तैयार किया है, जो मैंने अपना कंटेंट बनाया है, वो काफी सारे बुक्स का रेफरेंस लेकर बनाया है। केवल एक बुक से अगर कॉपी पेस्ट आप कर दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, आपको इतना रुपया तुरंत फाइन देना पड़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। विच वन इज यू टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी? इसके बारे में हमने थ्योरी में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा दिया है। मोबाइल मनी मतलब MMID, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो MCID होता है मतलब मोबाइल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट फ्लो पूछा जाएगा। मोबाइल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। IMPS में मोबाइल बेस्ड मनी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, यही हमारा आंसर होगा, इसमें नहीं होता। RSID राउटिंग सिस्टम आइडेंटिफायर, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, आंसर क्या होता है, B। Dash is an online storage drive which can be browsed and from which items can be shared। कौन एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जिसके ब्राउज किया जा सकता है और आइटम वहां साझा किया जा सकता है? फाइंड माई फोन, आई वेब, आई डेस्क, उसको बोलते हैं आई डेस्क, एक डेस्क जहाँ चीजें स्टोर होती हैं, आई मतलब इंटरनेट के हेल्प से ऑनलाइन। फाइंड माई फोन क्या होता है, ये लॉस्ट एप्पल के जो डिवाइसेज हैं उनको खोजने में हेल्प करता है। फाइंड माई आईफोन। आई वेब पब्लिश, यू टू पब्लिश वेबसाइट नॉट इन ऑनलाइन स्टोरेज, वेबसाइट को पब्लिश करने में हेल्प करता है। लेकिन जो आई डिस्क होता है, आई डिस्क, वो ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जहां हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें हम ई कॉमर्स को खत्म कर देंगे। पार्ट 1 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को देख लिए, काफी सारे PYQs को देख लिए, और अभी आपके पास टाइम है, आप इस कोर्स को लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं।
क्योंकि इस कोर्स में सब कुछ है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन इसमें है, एक एक कंसेप्ट इसमें है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।